किसी भी जिले के विकास के लिए ये जरूरी है कि उस जिले की जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर हो, और इस कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो होती है उस जिले के पुलिस महकमे के ऊपर। तो अब इसी कड़ी में हमारे मंच पर जो अगले मेहमान आ रहे हैं वो है यहाँ के आईजी आकाश कुल्हेरी जी। उनको मंच पर बुलाना चाहूंगी और आप सभी से कहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सर, ज्यादातर देखा जाता है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो अपराध और अपराधियों पर जो छापा है वो मारते हैं, लेकिन आपने एक अफसर होने के नाते आपने एक थाने पर छापा मारा है। अभी महज कुछ दिनों पहले की ये घटना है, मौरानीपुर थाना था। क्या थी पूरी घटना, जरा बताएं। मैम, ये हमारा एक एनुअल इंस्पेक्शन होता है, वार्षिक निरीक्षण होता है आईजी लेवल पे, रेंज लेवल पे। तो हमारे को अपने सारे डिस्ट्रिक्ट में थानों का, पुलिस लाइन का और ऑफिस का निरीक्षण करना होता है। तो उसी क्रम में जो है मौरानीपुर थाने का निरीक्षण करते हैं। तो उसमें हमारे एक सेट पैटर्न होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो उसी में ही एक महिला हेल्प डेस्क जो मिशन शक्ति 5.0 के तहत में गठित की गई थी, उसका निरीक्षण कर रहे थे। तो उसमें जो है कुछ कार्य प्रणाली को लेकर के निरीक्षण किया था, तो उसको लेकर के। सर, वीडियो भी खूब वायरल हुआ था आपका सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना को लेकर। जी हाँ सर, अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के प्रति अपराध कम होना जरूरी है, या फिर अगर अपराध हो जाता है तो तुरंत उस समस्या का हल यानी जो कार्रवाई है वो होना ज्यादा जरूरी है? हमारी तो दोनों ही प्राथमिकता है। पहले तो क्राइम होना ही नहीं चाहिए, बट क्राइम अगर होता है तो उसकी हम लोग मॉनिटरिंग करें। और उससे भी पहले जो चीज़ होती है वो होती है कि यदि कोई महिला पुलिस स्टेशन आ रही है तो भय मुक्त वातावरण एक उनको दें, क्योंकि वो ऑलरेडी विक्टिम होती है, ऑलरेडी पीड़ित होती है। और एक पीड़ित के साथ में अगर हम लोग थोड़ा सा इमोशन कनेक्ट करके और उसको एक गाइड करें कि किस तरह से लॉ उसके साथ खड़ा हुआ है, तो शायद मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके एक बल उनको मिलेगा और वो अपनी बात को जो है और उनके साथ में जो घटना घटित हुई है उसको भयमुक्त वातावरण में बोल सकेगी। तो वो एक वातावरण तैयार करना, एक इकोसिस्टम तैयार करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश जी, महिलाओं के प्रति जब भी कोई अपराध होता है और अगर उसके निस्तारण में कोई देरी होती है तो उसको लेकर आप बेहद सख्त हैं। क्या कुछ अलग तरह की मॉनिटरिंग की जाती है आपकी तरफ से? हाँ मैम, मिशन शक्ति 5.0 हमारा चल रहा है और ये शासन की भी प्राथमिकता है कि जो हमारा हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, जो हमारी आधी जनसंख्या है, उनकी जो समस्या है और उनको जो है ज़्यादा एक ये चाहे वातावरण बोलें या चाहे जिस भी तरह से बोलें, दो चीज़ें जो उनके लिए बहुत फेस करनी पड़ती है। वो एक तो ये कि अपनी बात को रखना, वो उनको अगर हम लोग थोड़ा सपोर्ट करें तो वो अपनी बात को नीडर तरीके से रख पाएंगी। और उनके साथ में यदि कोई घटना हो रही है, यदि कहीं पब्लिक प्लेस में हैरेसमेंट हो रहा है, तो उनके पास में ये रहे। उसके लिए हमारे यहाँ पे 1090 112 और ये सारी हेल्पलाइन भी है कि अगर आप इवन थाने पे भी नहीं जा रही तो आप कॉल करके एटलीस्ट अपनी बात को बता सकते हो। आज भी अगर आप देखेंगे तो 1090 में बहुत कॉल्स आते हैं, अराउंड 8 से 9 हज़ार कॉल पर डे आ रहे हैं महिलाओं के। तो दैट मीन्स कि उनको ट्रस्ट है कि अगर हम अपनी बात बताएंगे तो एक गोपनीयता भी बनी रहेगी। और एटलीस्ट अगर हम फिजिकली भी थाने पे नहीं जा पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम अपनी बात को रख पा रहे हैं और फिर उसको फॉलो अप करें, उसकी मॉनिटरिंग करें हम लोग प्राथमिकता से। सर, अगर ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो आज भी हम देखते हैं उनके बीच में हिचक होती है पुलिस तक जाने की। इस हिचक को किस तरीके से दूर कर रहे हैं? मैम, हिचक तो अगर आप देखेंगे तो शहरी महिलाओं में भी कुछ हद तक जब हम लोग सुनते हैं तो हमको लगता है कि जैसे वो हिचक, एक तो ये है कि समाज का भी प्रेशर होता है। ये जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, मतलब पुलिसिंग तो लॉ से चलती है, बट एक सामाजिक जिसे हम कहते हैं कि नॉर्म्स और ट्रेडिशंस भी होते हैं। तो एक कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ का भी प्रेशर होता है कि हम अपनी बात बोलेंगे तो कहीं समाज के सामने हम आ जाएंगे तो समाज क्या सोचेगा हमारे बारे में, एक पीड़िता के तौर पे क्या सोचेगा या एक विक्टिम के तौर पे क्या सोचेगा, या हमको कोई टैग कर दिया जाएगा, सोशली टैग कर दिया जाएगा। तो वो चीज़ ज़्यादातर पुलिस के कंट्रोल से बाहर होती है कि समाज क्या सोचेगा अगर वो उनको एक विक्टिम के तौर पे देखा जाएगा। परंतु फिर भी हमारी पूरी कोशिश होती है कि बिना ज़्यादा उसको स्प्रेड करे गांव में, एक क्योंकि आप गांव में जानते हैं छोटी कम्युनिटी है, उसके अंदर बहुत तुरंत बात फैलती है। कई बार घर में ही मामले दबा दिए जाते हैं। तो ये एक जिसे हम कहते हैं कि ये एक ड्रॉबैक है वुमेन रिलेटेड क्राइम्स का। परंतु हमारे पास में जो भी केसेस आते हैं, एक तो हम अवेयरनेस महिला
मिशन जो हमारा शक्ति का है उसका मेन कार्यक्रम ही ये है कि एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आप अपनी बात को रखिए, आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, लीगल राइट्स का पता होना चाहिए, उसके लिए हम लोग हैं। तो एक अवेयरनेस क्रिएट करना और उस अवेयरनेस के बाद यदि कोई महिला हिम्मत करके आती है तो उसको एक इकोसिस्टम, एक एनवायरनमेंट देना कि हम आपके साथ खड़े हैं, भाई के तौर पे, एक बहन के तौर पे। और उसी के लिए हम लोगों ने जो है महिला डेस्क हर थाने पे बनाई हुई है और उसी का इंस्पेक्शन करने गया था। और फिर उसके बाद जब देखते हैं कि हमारे खुद के जो सबऑर्डिनेट है वो इस तरह से थोड़े इनसेंसिटिव होते हैं तो थोड़ा और बुरा लगता है कि पहले से ही वो थोड़ी सी डर करके माहौल में अगर कोई आ रहा है या अपनी बात रखने आ रहा है उसको आप फिर इनसेंसिटिवली अगर डील करते हो तो एक बहुत ही इंप्रेशन खराब जाता है, फिर वो एक स्प्रेड भी बाय वर्ड वो सर आपने इनसेंसिटिविटी की बात करी। देखा जाता है कि जब मुसीबत का समय होता है तो जनता की सबसे बड़ी जो रक्षक है वो पुलिस ही होती है, लेकिन पुलिस के पास ही जाने से सबसे ज्यादा जो जनता है वो डरती है। इस डर को कैसे कम किया जा सकता है? मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में मैंने तो ये एक चीज़ जो देखी है कि मतलब कोई भी व्यक्ति किसी से बदतमीजी क्यों करेगा, एक अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट होगा तभी करेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर पुलिस वाला बदतमीज़ है या हर पुलिस वाला इंसेंसिटिवली लेता, पर वो जो 10% या 5 to 10% या 15% होते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि हम बदतमीजी करेंगे तो शायद हमसे डरेगा तो शायद पैसे भी दे सकता है। करप्शन का भी इशू है डिपार्टमेंट के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे करप्ट हैं, बट कुछ तो हैं ही, ये तो हम लोग मान के चल ही रहे हैं, उस पर हम लोगों को कार्रवाई करनी है। तो उसमें आपने देखा होगा कि अभी पिछले 1 या 2 साल में ऑफ लेटली आपने पहले कभी नहीं देखा था कि विजिलेंस और एंटी करप्शन लेखपाल तहसीलदार को पकड़ के लेके जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में अरेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सब इंस्पेक्टर लखनऊ में जब मैं जॉइंट सीपी था तो एटलीस्ट 9 या 10 सब इंस्पेक्टर को विजिलेंस वाले उठा के लेके गए पब्लिक के बीच में से। उसने कंप्लेंट करी कि ये साहब मेरे से ये करप्शन के लिए पैसे मांग रहा है, उसने कंप्लेंट करी, एसीओ आया, एसीओ ने पब्लिक के बीच में से उसको पैसा लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा, उसको उठा के लेके गया। तो ये चीज़ अभी हो रही है बिकॉज वी थिंक कि हम लोग एज अ ऑफिसर या हम लोग तो पूरे निष्ठा से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर नीचे पे उतना मैसेज नहीं जा पा रहा है क्यों, और पब्लिक का इंटरेक्शन ज़्यादातर उन्हीं से ही होता है। तो एक इमेज फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि मतलब आदमी नीडर तरीके से जाए। और आजकल के टाइम में तो आप अगर कॉल करें विजिलेंस को और एंटी करप्शन को तो दे आर बहुत टीम हर जनपद में बनी हुई है। और मैं तो ये अवेयरनेस भी स्प्रेड, इस पर भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप सीधा कॉल करिए नीडर तरीके से कि साहब वो हमसे पैसे मांग रहा है, आप कार्रवाई करिए, और वो उठा करके लेके जाएगा। और जिस दिन ये लेखपाल, कानूनगो, राजस्व अधिकारी और पुलिस अधिकारी के अंदर ये भय हो जाएगा कि अगर हमारी अरेस्टिंग होगी तो उसके अंदर आप खुद महसूस करेंगे करप्शन जो है बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। सर अगर झांसी मंडल की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की क्या स्थिति है और उसको लेकर चुनौतियां क्या क्या हैं झांसी मंडल में? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है पर उस तरह का नहीं है कि जैसे पहले कोई माफिया, ऑर्गेनाइज्ड माफिया उस तरह से होते थे या कोई अपराधी एक जगह बैठ करके अपना साम्राज्य चला रहा है, उस तरह का माहौल यहाँ पे नहीं है। और पर फिर भी हम लोग अगर इस तरह से, जैसे आप देखेंगे इलिसिट लीकर की यहाँ पर अवैध शराब का लेकर के थोड़ी सी कई समस्या आती है। लैंड शार्क्स जिसे कहते हैं, जो लैंड पे कब्जा करने को, या भूमाफिया का शब्द जिसे हम यूज़ करते हैं, उसके कई प्रकरण कई बार सामने आते हैं। तो उसको लेके हम लोग निरंतर मॉनिटरिंग भी करते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि यदि कोई व्यक्ति एक तरफ कोई इस तरह का एलिमेंट है जो मिल करके एक क्राइम कर रहा है और एक जो उसका पीड़ित है, तो उसको भी मतलब पूरा हम लोग सुन करके और कार्रवाई करें। तो इस तरह की कार्रवाई भी हुई है। हमने तकरीबन इसमें 192 के करीब गैंगस्टर एक्ट भी लगाए हैं इस साल में, और जो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे आप जानते होंगे नाम भी, तो उन पर कार्रवाई भी की है, उनकी प्रॉपर्टीज भी सीज की है कई करोड़ों में, 100 करोड़ के करीब में उनकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट भी हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड माफिया इस तरह का अभी कोई ऐसा माहौल नहीं है। और छोटी मोटी अगर जैसे कभी कोई कंप्लेंट्स आती है तो उसको भी हम मॉनिटर करते हैं। सर एक और बहुत बड़ी समस्या है, देश भर की कहा जा सकता है, जिससे पुलिस को भी दो चार होना पड़ रहा है, और वो है साइबर क्राइम। और अब साइबर क्राइम जो है वो गांव तक भी अपनी पहुंच बना चुका है। अब साइबर क्राइम से किस तरीके से निपट रहे हैं आप लोग? मैम साइबर क्राइम जो है हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अभी, क्योंकि वो जो है बढ़ता ही जा रहा है, और वो बढ़ता भी जा रहा है और प्लस उसका स्वरूप भी हर 6 महीने में चेंज होता रहता है। वो एक वायरस की तरह है, जैसे कि जो इवॉल्व होता रहता है। हम पहले वाले वायरस का एंटीडोट बनाते हैं तो नया स्वरूप में आ जाता है। तो वो भी क्रिएटिव है, क्रिमिनल भी क्रिएटिव है, पढ़ा लिखा है जो साइबर क्राइम कर रहा है वो भी क्रिएटिव है, उसको बोलने का लहजा भी है। वो उस तरह की वो ट्रेनिंग भी, उनके कई जगह तो ट्रेनिंग सेंटर भी चलते हैं कि आपको ऐसे बात करनी है तो वो ऐसे फंसेगा, तो उसको लेकर के वो
इट्स लाइक अ कांस्टेंट वॉर बिटवीन पुलिस एंड साइबर क्रिमिनल्स। और कहीं ना कहीं पे वो आउट ऑफ द कंट्री में भी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज नेटवर्क इस तरह से लगा हुआ है कि पैसे पूरे जो है क्रिप्टो करेंसीज में उनके पास में आ जाए। तो इट्स अ वेरी डीप नेटवर्क जिस पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। और इस पे मेरी एक ही चीज़ है कि आप एक तो किसी पे ट्रस्ट मत करिए, मोबाइल पे कोई भी कॉल कर रहा है ट्रस्ट मत करिए। पहली चीज़ तो आपने जैसे ही ट्रस्ट किया वो आपको ट्रस्ट को ब्रीच करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि कोई ना कोई नया वो सिस्टम इस तरह का बनाएगा कि आपसे पैसे ऐंठ सके। तो आपको पुराने तो आपने पेपर में पढ़ लिए, पर कोई नया एकदम से पता चलेगा चौथे महीने में एक नया मोडस ऑपरेंडी आ गया जिससे वो पैसे ऐंठ रहा है। फिर उस पर हम लोग काम करना चालू करते हैं, उसको रोकते हैं, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, तो 5-6 महीने में फिर नया एक सिस्टम आ जाता है। तो वो जो है मतलब आप ट्रस्ट मत करिए किसी को भी फ़ोन पे। अगर फ़ोन पे है तो आपका फ़ोन जो है एक चलता फिरता बैंक है और आप उसकी चाबी किसी को मत दीजिए। मेरा यही है, इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। सर, अगर पुलिसिंग की बात करें तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अब एआई का क्या फ्यूचर है अगर पुलिस डिपार्टमेंट? मैम, एआई का बहुत बढ़िया फ्यूचर है हमारे यहाँ पे। ऑलरेडी एआई हमारे यहाँ पे चल रहा है। जो हमारी स्मार्ट एंड सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसके तहत में हमारे जो ITMS बने हुए हैं उसमें अगर कोई भी नंबर प्लेट अगर व्हीकल का यहाँ पे चल रहा है तो उसका ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम है। अगर यहाँ पे अगर अभी कहीं शहर में लूट होती है तो हम लोग उसके नंबर प्लेट से या कहीं ना कहीं से उसको हम ट्रैक करके उसको विदिन 24 और 36 आवर्स में हम लोगों ने सारी घटनाएं वर्कआउट की हुई है झांसी के अंदर। तो जो सर्विलांस फर्स्ट स्टेज में 80s 90s में आपने मूवीज़ भी देखी होगी कि सर्विलांस के थ्रू बड़े बड़े अपराधी पकड़े गए, तो वो फर्स्ट फेज था पुलिस के वर्क करने का। सेकंड फेज सीसीटीवी कैमरा है। अभी तकरीबन हमारी जो पूरी झांसी रेंज है उसके अंदर 60,000 के करीब सीसीटीवी कैमरास का हमारा नेटवर्क है। और जितनी भी घटनाएं हुई है, मैं मतलब ओपनली बोलता हूँ 90% या 95% हमने जो है सीसीटीवी की बैक ट्रैकिंग करके उस घटनाओं को वर्कआउट किया है। तो ये एआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और डेटा का एनालिसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे को निर्णय हम क्या डिसीजन लें तो डेटा बेस्ड जो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग होती है, हॉटस्पॉट कहाँ होने चाहिए, कहाँ शाम को क्राइम होता है, दोपहर में कहाँ क्राइम होता है, तो पेट्रोलिंग उसी हिसाब से होती है। ये सब एआई ड्रिवन आगे भविष्य में होने वाली है। हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं इसको। सर, अगर झांसी की बात करें, झांसी मंडल के तीनों जिलों की, झांसी, जालौन और ललितपुर, तीनों ही मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगे हुए हैं। अब ऐसे में इन तीनों जिलों में अपराध को रोकने में कितनी जो मुश्किलें हैं वो आती हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं? मैम, चैलेंजेस सबसे पहले आते हैं क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के। जैसे हमारे रेंज में जितने भी क्रिमिनल हैं, लूट के, डकैती के और चोरी के, तो वो हमने प्रोफाइलिंग करके रखी हुई है। उसके लिए यक्ष ऐप पे ऑलरेडी है। हम जा कर के उनके घर पे हम लोग चेक भी करवाते हैं कि उनकी अभी एट प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है, जेल में है, घर में अगर रह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, और अगर बाहर कहीं गायब हैं तो वो गायब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। परंतु सेम मॉनिटरिंग जो हम अपनी रेंज में अपने अपराधियों की कर पाते हैं, वो मॉनिटरिंग मध्य प्रदेश में अपराधियों की हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग नहीं जा कर के उसको, तो हम लोग क्या यहाँ से लेटर भेजते हैं। और हमारे यहाँ पे जितनी भी ज़्यादातर नकबजनी या रात को जो डकैती या लूट पहले कभी भी होती थी, तो उसमें खास करके जो कुछ क्रिमिनल ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर, रीवा के अंदर, शिवपुरी के अंदर, तो उन क्रिमिनल ट्राइब्स के एलिमेंट ज़्यादा आकर के घटनाएं करते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे चेक पॉइंट्स भी बनाए और खास करके मध्य प्रदेश वाली जो रेलवे स्टेशन है हमारे और रूट्स हैं उस पर सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किए हैं। सर, जब हम झांसी मंडल की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो क्षेत्र हैं वो ग्रामीण ही हैं। अब इन गाँव में जो अपराध होते हैं, उन अपराधों को लेकर लोगों को कैसे जागरूक किया जाए और अपराध होने के बाद लोग कैसे पुलिस तक पहुँचे, ये पूरा एक सिस्टम है, इसको कैसे डील करते हैं? मैम, जन सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पुलिस का। हम हर चीज़ दूसरे को देखते हैं कि जैसे दो चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जिससे एक आम आदमी सफ़र करता है। हर किसी के घर में चोरी नहीं होती है पर डे। पूरे जनपद में अगर आप देखेंगे तो 1 या 2 घर में चोरी हो रहे हैं। घर यहाँ पे कई लाखों हैं, तो हर आदमी तो रोज़ प्रभावित नहीं हो रहा या रोज़ पुलिस के पास नहीं जा रहा। वो किससे प्रभावित हो रहा है? हर आदमी जो सड़क पे ट्रैफिक पे चल रहा है। तो एक तो ट्रैफिक का इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर आदमी को हम लोग उसमें राहत दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जन सुनवाई। अगर वो जाए तो उसकी बात को प्रॉपरली सुन ले, इज्जत के साथ सुन ले और उसकी जो समस्या उसको नोट कर ले और उस पर कार्रवाई कर ले। तो ये जन सुनवाई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमारे ऑलरेडी शासन के अंदर IGRS का पोर्टल है। हमने मतलब ऐसी व्यवस्था अब करी हुई है कि आपको इवन थाने पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको FIR भी करानी है तो आपकी E-FIR भी हो जाएगी। आपको थाने पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड दैट विल बी मॉनिटर्ड बाय अस एंड दैट विल बी मॉनिटर्ड बाय शासन। शासन भी मॉनिटरिंग करेगा उसकी। तो इनफैक्ट अब वो जो एक फिजिकल कंपल्शन था कि मैं एटलीस्ट थाने पे जाऊंगा,
तब मुझे फेस टू फेस मैं अपनी बात को रखूंगा, फिर वो रजिस्ट्रेशन होगा। तो अब वो कंपल्शन को तोड़ा गया है। मतलब अगर आप अपने को कंप्लेंट करनी है तो आजकल सबको पता है IGRS पे आप बैठ करके अपने फ़ोन से भी कंप्लेंट कर सकते हो। तो और वो IGRS की मॉनिटरिंग जो है वो DGP लेवल पे, शासन लेवल पे भी होती है। उसकी टाइम भी लाइन फिक्स है कि इतने टाइम के अंदर ही उसकी होनी है। अगर आप उससे असंतुष्ट हैं तो आप अपना असंतुष्टि का फीडबैक भी दे सकते हो कि मैं इस पुलिस की जान से संतुष्ट नहीं हूँ। तो वो असंतुष्टि फीडबैक आएगा तो हमारे को वो सी में प्रकरण में आ जाता है, तो जनपद की रैंकिंग नीचे हो जाएगी असंतुष्टि फीडबैक से। तो जब जनपद की रैंकिंग नीचे हो जाएगी तो उस SP को पकड़ा जाएगा कि आपके यहाँ पे। तो इट्स अ वेरी सिस्टमेटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए और पब्लिक को एक तरह से मतलब सपोर्ट करने का हमारा पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। सर, अगर किसी SHO के पास 300-400 जो मामले हैं वो लंबित हैं, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? क्या व्यक्ति की है या फिर सिस्टम की है? नहीं, जिम्मेवारी सिस्टम की भी है, जिम्मेवारी अधिकारियों की भी है और जिम्मेवारी SHO की भी है। अब कई बार ये होता है कि हमारे यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चौकी है उसी में क्राइम भी हो रहा है और उसी में उसको इन्वेस्टिगेशन भी करना है और उसी में लॉ एंड ऑर्डर भी हो रहा है, उसमें जुलूस भी निकल रहे हैं, उसी में VIP मूवमेंट भी हो रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट चौकी वो है। तो और वो इसी को सबसे ज़्यादा विवेचना दी हुई है। तो अब वो या तो सुबह से 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक कचहरी ड्यूटी भी देख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी देख रहा है और फिर रात को 8 बजे से बैठ करके और 12 या 1 बजे तक विवेचना लिख रहा है। तो वो ही इज़ नॉट सुपर ह्यूमन, वो ह्यूमन ही है, वो सुपरमैन नहीं है। तो हम उसको ये कर सकते हैं कि उसकी विवेचनाएं हम लोग ट्रांसफ़र करके किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिसके पास में रिलेटिवली कम काम है। तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट डेलीगेशन ऑफ वर्क। आप अपने कार्य को किस प्रकार बांटते हैं। तो अगर ये हो तो ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ये अगर कहीं हो रहा है तो ये मिसमैनेजमेंट है अधिकारियों का या कुछ उसको। सर, एक और बड़ा मुद्दा है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, खासतौर से जब हम पुलिस महकमे की बात करते हैं, और क्या इसको लेकर आप लोग भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं? मेंटल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हेल्थ को लेकर के हम लोगों ने लखनऊ में बहुत अच्छा काम किया था। उसमें एक NGO थी, उसके तहत में सबसे पहले हमने स्क्रीनिंग करवाई थी, सारों के क्वेश्चनेयर इंटरव्यू करके भरवाए थे और उसमें मतलब कुछ डेटा भी हमने निकाला था कि इतने लोगों को मतलब थोड़ा बहुत इमोशनली या इंसेंसिटिविटी या वो कहीं न कहीं निकले भी थे। तो उसको अगर हम लोग सही टाइम पे, एक मेरा ये मानना है कि एक बड़े पैमाने पे हम लोग इस तरह का एक अभियान चला करके करें तो कहीं ना कहीं जब वो, और छुट्टी लीव एक बहुत बड़ा इशू रहता है। हम लोग देते हैं लीव, हमारा ही प्राथमिकता रहती है अधिकारी की कि हम लोग अगर कोई हमसे लीव मांग रहा है तो हम दें उसको, क्योंकि वो जब परिवार में जाएगा तो वो जब 4 दिन अच्छे से अपने परिवार के साथ रह करके एटलीस्ट घर के सारे काम निपटा के आएगा तो फ्री माइंड से अपनी पुलिसिंग करेगा। और अगर वो घर पे ही नहीं जा रहा या अगर उसको लीव नहीं दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं पे फ्रस्ट्रेटेड रहेगा या कहीं ना कहीं पे इंसेंसिटिविटी रहेगी। उसे लगता है कि मेरे को सिस्टम में अगर मैं ही मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं रह पा रहा तो फिर वो कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं एक पूरा इकोसिस्टम हमको बनाना पड़ेगा जहाँ पे हमको अपने जवान के वेलफेयर की भी सोचनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं अगर हम वो सोचेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा उसके बिहेवियर में पब्लिक के प्रति। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें लीव और जैसे मेडिकल रीइंबर्समेंट, उनके जो छोटे छोटे काम है अगर उसको हम मॉनिटर करें, उसको भटकना ना पड़े। जैसे ऑफिस में कई बार कांस्टेबल आता है, उसका चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा पेंडिंग पड़ा हुआ है 6 महीने से, उसका पेमेंट नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली बात है वो फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे डेवलप होगी उसमें। तो एक उसका भी हम लोग एक मॉनिटरिंग हम लोग करते ही हैं, ऑब्वियसली बात है। तो अगर उसको हम और अच्छे से मॉनिटर करें कि उसकी जो समस्याएं हैं उनको एक अधिकारी के तौर पर हम लोग सैनिक सम्मेलन करके उसको देखें, उसकी क्या समस्या, उसका निराकरण करें, तो उसका बिहेवियर कहीं ना कहीं वो अल्टीमेटली जनता को बेनिफिट करता है। सर, झांसी में अपराध को लेकर अभी भी बड़ी चुनौतियां क्या हैं? मैम, अभी अपराध को लेके जो हमारे लिए बड़ी चुनौतियां हैं वो सबसे मेन तो साइबर क्राइम ही है। अभी जैसे झांसी के अंदर भी हम देखते हैं कि डेली कहीं ना कहीं पे साइबर क्राइम के रिपोर्ट्स आती है और उसमें एक अवेयरनेस अभी हमको और चलाने की ज़रूरत है। और एक जो गोल्डन आवर का प्रिंसिपल है कि अगर 1 घंटे में आप रिपोर्ट करते हो तो आपका पैसा फ्रीज हो जाएगा, तो वो अभी झांसी के अंदर जैसे दिल्ली, लखनऊ सिटीज़ है जिसमें अर्बन एरिया ज़्यादा है, तो वो गोल्डन आवर को वो मेंटेन कर लेते हैं। तो उनकी जो फ्रीजिंग अमाउंट है वो या लियन जिसे बोलते हैं वो अच्छा परसेंटेज होता है। हमारे यहाँ पे अभी कम है। जैसे उसके साथ घटना हुई तो वो 3 दिन 4 दिन बाद बता रहा है, या वो जितना लेट होगा उतना ही उसका पैसा फिर बैंक में फ्रीज नहीं होगा। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि तत्काल उसको नोट करें, तो ये एक साइबर क्राइम हमारे लिए चैलेंज है। उसके बाद में एज सच यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस इतने नहीं है, बॉडी ऑफेंसेस इतने नहीं है। ये रिलेटिवली ये वाला एरिया जो यूपी का ये थोड़ा सा कम क्रिमिनल बेल्ट वाला है। पहले एक डकैती का इशू 10 का रहता था,
पर अब वो उसका उन्मूलन हो चुका है, वो पूरी तरह से सर इरेडिकेट क्या हो अब वो चुका है। किसी और फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है? नहीं जो नहीं पहले अभी जैसे नहीं हम है, अभी नहीं है। जालौन में पहले जालौन में होता था, बट अभी नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना हो चुका है, हर एरिया को भी हम लोग ड्रोन से या किसी न किसी से उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो पहले जो एक दूरी होती थी या अप्रोच का इशू होता था डकैत में या दस्यु में, वो ऐसा अभी इशू नहीं है। तो अभी वो वाला फॉर्म ऑफ क्राइम जो है वो एक ख़त्म ही है एकदम ऑलमोस्ट। सर अवैध खनन, शराब और हथियारों की तस्करी जो है वो अभी भी झांसी मंडल के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, इससे कैसे अवैध निपट रहे हैं? शराब की है, क्योंकि यहाँ पे एक क्रिमिनल ट्राइब्स हैं जो कि इस तरह का निष्कर्षण करते हैं। उस पर लगातार हम लोग जो है एक्साइज ऑफिसर्स के साथ मिलकर कार्रवाई भी कर रहे हैं और काफ़ी कार्रवाई भी हुई है। उसके अलावा अवैध खनन को लेकर के जो है काफ़ी मॉनिटरिंग हमारी होती है। इसमें जो है आपने देखा होगा अभी कई ड्रोन से भी यहाँ पे डीएम जो झांसी है उन्होंने ड्रोन के थ्रू निगरानी, और रात को भी जो है इंफ्रारेड आईआर कैमरास लगा करके, और जो जहाँ से वो निकलती है उसका एक ही रास्ता बनवाएंगे ताकि उसको हम लोग ढंग से मॉनिटर कर पाएँ। तो उस पर भी लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उसमें, ताकि रेवेन्यू लॉस ना हो गवर्नमेंट को। तो उसके लिए भी हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। सर सोशल मीडिया का ज़माना है, बड़ी जल्दी जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हो जाती हैं, आपकी भी हुई थी। ये पुलिसिंग के लिए अच्छी चीज़ है या फिर ये भी एक बड़ा चैलेंज है? मैम चैलेंज है, सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कई जगह पे रॉयट की सिचुएशन भी सोशल मीडिया से आ जाती है। जैसे कोई कहीं की लड़ाई होगी, किसी ने वीडियो डाल दिया, और अगर वो इंटरफेथ या इंटर कम्युनिटी का मामला है तो उसमें तुरंत जो है वो वायरल हो जाएगा। वायरल हो गया तो इमोशंस सरचार्ज हो जाएंगे। फिर हमारे को आपने देखा होगा सबसे पहले कोई भी बहुत बड़ी सिचुएशन होती है, सबसे पहले इंटरनेट बंद करते हैं। तो इंटरनेट क्यों बंद करते हैं? सोशल मीडिया के कारण, क्योंकि उनको पता है कि एक वीडियो भी वायरल हो गया और ऑलरेडी जो इमोशनली पब्लिक इतना चार्ज है, तो उसके बाद एक वीडियो और आ गया कोई इस तरह का, तो उसके बाद क्या होगा? सड़क पे लोग उतरेंगे और फिर कार्रवाई करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपने देखा होगा अगर कोई बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी भी एरिया में आता है तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि हम लोग इंटरनेट को बंद कर दें, क्योंकि वो स्प्रेड जिसे कहते हैं ना, र्यूमर मॉन्गरिंग और अफवाहों का बाजार गर्म होना, वो अब सब सोशल मीडिया से ही हो रहा है। तो सोशल मीडिया एक चैलेंज है बहुत बड़ा। उसके अलावा हम लोग हमारा खुद का प्रयास रहता है कि हम लोग डिजिटल वॉलंटियर्स बनाएं या डिजिटल वॉरियर बनाएं, जो हमारा मैसेज भी स्प्रेड करें। अगर कहीं पे अफवाहें फैल रही है तो उसको हम काउंटर भी करें कि भाई ये गलत है, ये सूचना गलत है, ये सूचना सही है। तो वो भी हमारा कार्य रहता है। अभी हमारे पास में एआई का भी हम यूज़ करते हैं कि ऐसे कोई इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हम लोग कैच कर लेते हैं अगर सोशल मीडिया पे होता है, जो जैसे कोई इस तरह का र्यूमर मॉन्गरिंग कर रहा है, तो उस पर फिर हम कार्रवाई करते हैं आईटी एक्ट के तहत में। तो सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक बहुत बड़ा हमारे लिए सपोर्ट भी है अवेयरनेस क्रिएट करने का। पर चैलेंज है इन केस अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आती है तो उसको मॉनिटर करना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, हम लगातार मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। आप जिस तरीके से बता रहे हैं क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लोग वहाँ पर पहुँचते भी हैं, चाहे वो फ़ोन कॉल्स की बात की जाए, हेल्पलाइन नंबर्स की, थानों की बात की जाए, लेकिन अक्सर सुनने को मिलता है कि जो रिस्पॉन्स है वो उस तरीके से नहीं मिलता है। वो रिस्पॉन्स भी उतना ही क्विक हो, इसको लेकर आप एज आईजी क्या व्यवस्थाएं बना रहे हैं? मैम हमारे यहाँ पे यही है, अभी मेन तो यही है कि जन सुनवाई प्रॉपरली हो थाने लेवल पे, और उसके बाद में जो है उसको पेशेंट हियरिंग दें। उसके लिए हेल्प डेस्क बने हुए हैं, खास करके जो महिलाओं के लिए जो है महिला हेल्प डेस्क हर थाने में बना हुआ है, उसकी मॉनिटरिंग हम हर महीने करते हैं। उसके अलावा जितने भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हमारे को एप्लीकेशंस मिलती है उसकी भी हम मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि हमारा भी यही मकसद है कि एटलीस्ट आदमी को पुलिस स्टेशन जाना ही ना पड़े। वो वर्चुअली अगर वो अपनी कई कंप्लेंट्स जो होती है वो ज़्यादातर हर कंप्लेंट क्राइम में कन्वर्ट नहीं होती। कई कंप्लेंट्स होती है जो सिविल नेचर की भी होती है, जैसे आपस में ज़मीन का झगड़ा है, वो सिविल नेचर का, रेवेन्यू भी उसमें इन्वॉल्व है, तो उसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होती है। तो वो क्या करता है, अपनी वर्चुअल कंप्लेंट भी करता है, तो भी हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं कि भाई उसको थाने पे जाने की नौबत ही ना पड़े। और असल में हमारा यही उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति को थाने पे जाने की नौबत पड़े ही ना, वो इनफैक्ट अपनी FIR भी वर्चुअल करा सकता है। बट इन केस अगर वो थाने पे आता है तो उसको एक इकोसिस्टम हम लोग प्रोवाइड करें जहाँ वो एक निर्भीक और निर्भय होकर के जाए, और एटलीस्ट उसको ये रहे कि अगर मैं विक्टिम हूँ तो पुलिस मेरे साथ खड़ी है। तो ये इकोसिस्टम बनने में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये भी एक जिसे कहते हैं कि मतलब लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। आई एम 100% श्योर कि जो 10 साल पहले एक जो वातावरण था उससे बहुत अच्छा वातावरण आज के टाइम में है। अकाउंटेबिलिटी पुलिस की बढ़ी है, पुलिस में पहले मोबाइल ने अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई। अगर आज कोई पुलिस वाला बदतमीज़ी कर रहा है, एक प्रकरण जालौन में मेरे सामने आया था, एक SHO ने बदतमीज़ी की थी महिला के साथ में, महिला ने वीडियो बनाया था, उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया, परिनिंदा
उसको मिसकंडक्ट दिया गया है, अगर वो मोबाइल नहीं होता तो फिर कौन देखने वाला था। तो आज जो पब्लिक है वो भी एम्पावर्ड है, उनके हर एक के हाथ में एक वीडियो कैमरा है। अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप बिल्कुल बनाइए, बना करके आप हमको दीजिए, हम 100% कार्रवाई करेंगे। और हम तो यही चाहते भी हैं कि एक इकोसिस्टम बना पाए कि जिसमें हर आदमी निर्भीक होकर के अपनी बात रख सके। आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत Thank you, करने ma'am. के लिए, बहुत बहुत